Question number 1. When a wave goes from one medium to another medium, which one of the following characteristics of the wave remains constant? Velocity, frequency, wavelength या phase? देखें जिस तरह सॉलिड होते हैं, सॉलिड हार्डेस्ट होते हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इसलिए साउंड इसमें से क्विकली ट्रैवल करती है। लिक्विड्स में से आहिस्ता और गैस में से और भी आहिस्ता। लिहाजा वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहती डिफरेंट मीडियम में। अब इस डायग्राम को देखें, समझ लें ये कोई एक सोर्स है, कोई एम्बुलेंस है जिसका सायरन जो है टू फ्रीक्वेंसी जो है ना साउंड जनरेट कर रहे हैं। तो वो जो सोर्स है फ्रीक्वेंसी वहाँ से जनरेट हो रही है और उसी फ्रीक्वेंसी की जनरेट होती रहेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स हैं यहाँ से आती हैं एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से और इस मीडियम के अंदर दाखिल हो जाती हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि सोर्स तो यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है, ये इसका मीडियम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बेसिकली हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी ही है। लेकिन देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो वही है और इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। यहाँ पे भी उतनी ही नंबर ऑफ़ वेव्स आ रही हैं पर सेकेंड, लेकिन वेवलेंथ इसकी छोटी हो रही है। दूसरी तरफ देखें कि वेलोसिटी एक मीडियम में डिफरेंट होती है और दूसरे मीडियम में कम होती है, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ। और फेज़ देखें, मिसाल के तौर पे ये एक रे आई है और ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई है। रिफ्रैक्ट होने के नतीजे में इसका फेज़ एंगल भी चेंज किया करता है। लिहाजा हमारा आंसर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 2, when a transverse wave is reflected from the boundary of a denser to rarer medium, it goes under phase change of 0, π/2, π या 2π। जब रोप रिंग के साथ कनेक्टेड हो तो रिंग ऊपर जाके नीचे आ जाता है और कोई फेस चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। मगर जब वॉल के साथ कनेक्टेड हो तो जो यहाँ पे वेव आ रही होती है वो वॉल को तो ऊपर नहीं लेके जा सकती, तो जाहिर है वो वापस जाती है और अपनी डायरेक्शन फेस चेंज करती है नीचे की तरफ और 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाता है, जिसको पाई कहते हैं। If the tension in the string is doubled and its mass per unit length is reduced to half, then the speed of transverse wave on it is doubled, halved, 1/4 या constant। ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो टेंशन है वो है T, मास पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल m लिखा करते हैं, तो वो है m। अगर मास और लेंथ अलग-अलग गिवन हो तो मास भी कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल M, और लेंथ भी कैपिटल L में। यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है तो स्मॉल m लिखा गया और वेलोसिटी v। तो अब देखें, मैं आपको सिखा चुका हूँ फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का, जब उसके अंदर टेंशन भी गिवन हो और मास पर यूनिट लेंथ भी गिवन हो। जब मास पर यूनिट लेंथ गिवन हो तो T ओवर स्मॉल m होता है, जबकि मास और लेंथ अलग-अलग गिवन हो तो T ओवर कैपिटल M और ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ किया जाता है। इसी से बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ भी बनता है। जब L को M के नीचे ले आते हैं तो M ओवर L की जगह स्मॉल m आ जाता होता है। तो अभी हम देखते हैं, हमारा फार्मूला है V इक्वल टू अंडर ऑफ द रूट कैपिटल T ओवर स्मॉल m। हम लोगों ने करना क्या है कि जो हमें नई टेंशन है, जो उसने कहा है कि इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ डबल, यानी न्यू टेंशन कितनी होगी, ओरिजिनल टेंशन के 2 टाइम, और मास पर यूनिट लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ, यानी जो न्यू मास पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा m/2, स्मॉल m/2। और हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, न्यू वेलोसिटी या न्यू स्पीड, तो वो हो जाएगी अंडर द रूट न्यू टेंशन डिवाइड बाय न्यू मास पर यूनिट लेंथ। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं। इसके अंदर न्यू टेंशन की जगह 2 टाइम्स ओल्ड टेंशन, और नीचे जो है न्यू मास पर यूनिट लेंथ की जगह मास डिवाइडेड बाय 2, मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 चूँकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ये ऊपर आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो हो जाएगी अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स टेंशन डिवाइडेड बाय m। सॉल्व करेंगे फर्दर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है। इससे अभी देखें अंडर द रूट T ओवर M तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो 4 है जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो ये बाहर आ जाता है और ये 2 बन जाता है। तो अब देख लें कि न्यू स्पीड या न्यू वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2 टाइम अंडर द रूट T ओवर M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो देखें V के बराबर है, तो V, तो ये है हमारी डबल हो गई है स्पीड। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, कौन सी खसूसियत है विच इज़ नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में सबसे हमारे पास मशहूर एग्जांपल साउंड वेव्स की है, तो कौन सी चीज़ वो नहीं करता, रिफ्लेक्शन करती है ना, देखें पहाड़ी के सामने आप आवाज़ लगाएं मुड़ के वापस आती है। इंटरफेरेंस,
आप जो रेडियो सुन रहे होते हैं गाड़ी में जाते हुए, उसके अंदर आवाज़ें चेंज हो रही होती हैं, इंटरफेरेंस हो रही होती है जब खंभों के नीचे से जाती है, हो रही होती है। डिफ्रैक्शन, आप किसी दीवार के पीछे खड़े हों तो वहाँ पे आपको आवाज़ आती है, डिफ्रैक्शन होती है, बेंडिंग ऑफ वेव्स ओवर द एजेस। तो जाहिर बात है, दीवार के बिल्कुल पीछे आप छुपे हो तो बेंड होकर आपके पास आ जाती है। तो इसका मतलब पोलराइजेशन ही नहीं होती। तो एक दफ़ा डायग्राम से देख लें, रिफ्लेक्शन तो होती है, जिस तरह लाइट वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है, इस तरह साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इनकी रिफ्लेक्शन होती है। किसी भी पहाड़ी के सामने खड़े हों वहाँ से भी, किसी दीवार के आगे हों वहाँ पे भी। इंटरफेरेंस देखें, आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स का सुना हुआ है ना। दो आवाज़ें ऊपर नीचे मिल जाएं तो और ज़्यादा वो बड़ी आवाज़ बन जाती है। इसी तरह लाइट वेव्स के अंदर भी देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है कि बहुत सारे कलर्स मिलकर वाइट लाइट बनाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव जब वो प्रिज्म में से गुजरती है तो आपस में स्प्लिट हो जाती है। डिफ्रैक्शन कहते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर द एजेस। ये लाइट वेव में भी होती है और साउंड में भी। देखिए, आप ये दीवार के पीछे इधर खड़े हो जाएं तो डिफ्रैक्ट करके आवाज़ आपके पास आ जाती है, ऐसा नहीं है कि इधर ही चली जाए। फिर फाइनली पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का लफ्ज़ आजकल बहुत बोला जाता है, हमारे मुल्क में भी बड़ी पोलराइजेशन है, यानी कि स्प्लिट हो गया है, जो है ना, तकसीम हो गए हैं मुल्क के अंदर, जिस तरह सियासी चीज़ों के अंदर स्प्लिट हुए हुए हैं। तो डिफ्रैक्शन अगर आपको समझाई जाए तो लाइट वेव के बारे में पहले समझाता हूँ, जो कि ट्रांसवर्स होती है। हमारा सवाल लॉन्गिट्यूडनल का है। तो लाइट वेव दैट इज़ वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड। अब इसको स्प्लिट करके एक ही प्लेन में लेके जाना है। इस डायग्राम को देखें, लाइट बीम इस प्लेन में भी चल रही है जो कि ये येलो वाला है, और इस प्लेन में भी चल रहा है जो ये फिरोज़ी रंग का है। तो आगे पोलराइज़र रख दिया जाए तो कौन सी लाइट आगे से गुजरेगी? जो इस तरह वाली वेव है, येलो। तो ये पोलराइज हो गया, यानी स्प्लिट कर दिया, तकसीम हो गए, जिस तरह कॉमें स्प्लिट हुई हुई आपस में। और अगर साउंड वेव्स के अंदर देखा जाए, जो कि होती कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये तो ऑलरेडी एक ही उसमें जा रही है, तो इसने क्या पोलराइज होना है? ये तो मज़ीद स्प्लिट नहीं हो सकती। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स जो है पोलराइज हो सकती हैं, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये पोलराइज नहीं हो सकती। तो पोलराइजेशन ही हमारा आंसर है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती। पार्ट 5, अ साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर आर बोथ एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। एक साउंडिंग सोर्स है, समझ लें एम्बुलेंस का सायरन है वो भी, और बंदा जो इसकी तक आवाज़ जा रही है वो भी जो है खड़ा हुआ है। अगर विंड ब्लो करे फ्रॉम द लिसनर साइड टूवर्ड्स द सोर्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द साउंड विल चेंज। आपने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा ज़िंदगी में कि अगर हवा चल रही हो तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो उस डायरेक्शन में आपकी आवाज़ बड़ी ऊंची चलती है, जबकि अगर ऑपोजिट आवाज़ साइड से चल रही हो तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है स्लो हो जाती है। अब देखें, ये एम्बुलेंस है और ये एक बंदी खड़ी हुई है। ये इसके सायरन की जो साउंड है उसकी स्पीड है, और दूसरी तरफ से हवा चल जाती है, उसको स्पीड ऑफ विंड कह देते हैं। तो देखने से ही पता लग रहा है कि नेट रिज़ल्ट जो हमारा पास नई नेट साउंड आएगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो ये स्पीड जो है ना उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। फ्रीक्वेंसी तो देखें जो है वो चेंज यहाँ पे जो है नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी तो साउंड के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि हवा किस तरफ से चल रही है, डायरेक्शन वगैरह पे। फेज़ भी जो है ना वो उसका भी फ़र्क नहीं है, वेवलेंथ जो स्पीड है वो चेंज हो जाती होती है। Which one of the following factors has no effect on the speed of sound in gas? ये क्वेश्चन 6 है। ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। ये इसके ऊपर मैंने पूरे एक छोटी सी वीडियो भी बनाई हुई है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रेशर का इफेक्ट, आप बॉयज़ लॉ पढ़ चुके हैं, पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। तो ये तस्वीर समझें, अगर प्रेशर P1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो P2 कह देते हैं हम लोग, और अभी वॉल्यूम कम होके होके V2। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो और उसको भी इक्वेशन में आना पड़ जाए तो ऐसे में साइंटिस्ट ने एक जनरल गैस कांस्टेंट R ढूंढा है। तो अब ये इक्वेशन हो गई PV इज इक्वल टू RT, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू RT ओवर P। हमें तो इंटरेस्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड में। देखें, डेंसिटी होती है इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी, यानी ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर हुआ, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हुई। तो हम यूँ इक्वल लिख देते हैं। यहाँ से अब हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, PM ओवर RT। अब इस डेंसिटी की वैल्यू को हम अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ऐसी इक्वेशन बनेगी, अब P और P तो कैंसिल हो जाते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर RT ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला अब कुछ इस तरह नज़र आएगा, जिसमें कोई P यानी प्रेशर नहीं है, तो लिहाजा प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो प्रेशर हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7,
There is no transfer of energy by particles of medium in longitudinal wave, transverse wave, progressive wave, stationary wave. वेव के ऊपर मैं डिटेल में समझा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन हल्का सा समझा देता हूँ कि वेव, अ प्रोग्रेसिव वेव कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, जब डिस्टर्बेंस होती है पानी के अंदर सम काइंड की, तो मूविंग फ्रॉम द सोर्स टू द सराउंडिंग प्लेसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और मैकेनिज्म जिसके तहत एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड वेव मोशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं और ये सारी प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं मोस्टली, जिसमें कुछ ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. जिनको मीडियम रिक्वायर होता है उसमें साउंड वेव्स होती हैं, उनको एयर की ज़रूरत होती है. वाटर वेव्स होती हैं, वाटर के अंदर चलती हैं. स्प्रिंग वेव्स होती हैं जो स्प्रिंग के अंदर चलती हैं, और स्ट्रिंग वेव्स या रोप वेव्स जिनको इस रोप या स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है. और ये सारी मैकेनिकल या इलास्टिक वेव्स होती हैं. जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो हैं जो कि ज़्यादातर सूरज से आती हैं, जैसे लाइट वेव्स या हीट वेव्स. क्योंकि देखें हवा के अंदर, हवा से ऊपर जाएं तो ऊपर वैक्यूम है स्पेस के अंदर. इसी तरह जो ऊपर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आपस में बात करने के लिए रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, यानी रेडियो वेव्स को भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उन्होंने हेडफोन लगाए होते हैं ऊपर. और ये सारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो प्रोग्रेसिव वेव्स क्या हैं? दे हैव अ स्पीड एंड मूव इन अ डायरेक्शन. जबकि ये एक रियल वेव्स हैं सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव. लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इसका पार्ट होते हैं या इसकी एक टाइप्स हैं. स्टैंडिंग वेव्स की तरफ आए जिनको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं. दे डू नॉट प्रोग्रेस, वो एक ही जगह पे होती हैं. दे आर बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव्स, होती प्रोग्रेसिव वेव्स ही हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही होती हैं और अपीयर ऐसे हो रही होती हैं जैसे कि कुछ लूप्स बने हुए हैं. जैसे कि ये देखें, ब्लू वाली वेव राइट साइड पे जा रही है और टकरा के लेफ्ट साइड पे आ रही है ग्रीन की शक्ल में. और जो ब्लैक है ये बेसिकली उनका सुपर पोजिशन है. और ये फाइनली हमें लगती इस अंदाज में है कि छोटे छोटे से लूप्स बने हुए, जैसे खड़ी है एक साइड से खड़े होकर देखेंगे तो आपको लूप्स नज़र आएंगे. तो ये होती है स्टेशनरी वेव्स जिनके अंदर एनर्जी जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होती. क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन? प्योर रट्टे वाला सवाल है एंड आई हेट दिस. ये देखें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तस्वीर है और इसको राइट साइड पे आप देख लें तो एफएम, एएमएम रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं. तो ये बेसिकली राइट साइड से हम अगर शुरू करें याद करना है इसको, तो रिच मैन इन वीनस यूज़ एक्स्ट्रा गोल्ड. तो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है. आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रासाउंड, एक्स से एक्सरेज, और गोल्ड के जी से गैमा रेज. अब इनकी अगर देखें आप, सबसे पहले जो रेडियो वेव्स हैं वो शुरू हो रही हैं यहाँ से 10⁻⁹, यानी कि लेस दैन 3 × 10⁻⁹ होती हैं. और फिर माइक्रोवेव 3 × 10⁻⁹ से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज़ तक, ये आप तस्वीर के साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं. फिर इंफ्रारेड है 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 तक. फिर विजिबल लाइट जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो होती हैं 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14. फिर अल्ट्रा ऊपर को कहते हैं, इंफ्रा इन्फीरियर से निकला है, अल्ट्रा अल्ट्रा ऊपर से निकला है. तो ये इससे भी आगे की है 7.5 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़. एक्सरेज उससे भी ऊपर 3 × 10⁻16 इंटू 3 × 10⁻19. और ग्रेटर दैन 3 × 10⁻19 जो है वो गैमा रेज हैं. ये दो याद रखना आसान होता है क्योंकि मिलते जुलते हैं. लेस दैन 3 × 10⁻9 और ग्रेटर दैन 3 × 10⁻19. ये दो याद रखने तो थोड़ा सा अंदाजे से यहाँ तक पहुँचा भी जा सकता है. तो ये 1.0 × 10⁵ जो है इस रेंज के अंदर है और ये अल्ट्रा वायलेट की रेडिएशन बनती है. क्वेश्चन 9, व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज़ फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज़. देखिए स्टेशनरी वेव कोई भी असल में वेव नहीं होती, बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो कि जाने वाली और आने वाली वेव के मिलने से बनता है. तो ये एक वेव है जो कि जा रही है, ये यहाँ पे टकराई और वापस आई, तो दोनों एक ही जैसे रास्ते पे आ रही हैं. और ये जो लूप्स बन रहे हैं बेसिकली ये स्टैंडिंग वेव्स कहलाते हैं और बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से जा रही है जिससे ये गई थी. तो बेसिकली सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. तो जो इंफ्रादी वेव्स हैं उतनी जितनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी है. क्वेश्चन 10, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ. फंडामेंटल जो बेसिकली जिसको F1 कहा जाता होता है. इफ़ बोथ द एंड्स आर ओपनड देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी F.5, F.2F या 4F. ये मैं असाइनमेंट 8.5 में बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, थोड़ा सा इसको फिर भी समझा देता हूँ. ये एक क्लोज्ड एंड पाइप है, तो इसके अंदर एक साइड पे देखें नोड है और एक साइड पे एनोड. तो नोड वाली साइड से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा दी है ताकि ये आपको वेव दिखा सकूँ कितना पोर्शन है. इसको कहते हैं एंटी नोड, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन से. और ये देखें ये है नोड पॉइंट जो कि मीन पोजीशन पे ही है. अब देखें ये एक पूरी वेव भी कंप्लीट नहीं हो सकी, आधी वेव भी कंप्लीट नहीं हो सकी, ये क्वार्टर वेव है. तो इसकी जो लेंथ है
वो नापने के मैंने आपको कुछ तरीके दिखाए थे कि अगर 2 लूप्स हों, जो 2 लूप्स हों तो फिर लेंथ बनती है लैम्डा। अगर नोड टू नोड का फासला लेना हो तो वो लैम्डा बाय 2। इसी तरह एनोड टू एनोड का फासला भी लैम्डा बाय 2, जबकि नोड टू एनोड हो तो वो लैम्डा बाय 4, जो कि हमारे इस केस में है। और अगर ओपन एंड हो, ओपन एंड के अंदर इस तरह की वेव की शेप बनती होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। और ये देखें, ये एनोड है, एंटी नोड है, और ये नोड है। तो एंटी नोड से नोड का फासला क्या होता है, लेमडा बाय 4। तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाय 4 और यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाय 4। तो ये टोटल जो है एंटी नोड टू एंटी नोड का कितना फासला हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बाय 2। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ भी है, ठीक है, एंटी नोड टू एंटी नोड लेमडा बाय 2। अब यहाँ से हम लोग इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं कि वेवलेंथ इसकी बन जाती है 4 इंटू एल, और इसकी वेवलेंथ बन जाती है 2 इंटू एल, 2L। अब देखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वी ओवर लेमडा। इसके केस में जो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बन रही है वी ओवर, क्योंकि क्लोज पाइप है मैंने सी लिख दिया, वी ओवर लेमडा। लेमडा इसका क्या है, 4L। इसके केस में ओपन पाइप है तो एफ ओ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा की जगह क्या लिख देंगे, 2L। अब देखें थोड़ा करीब करीब है, ये वी ओवर 4L है और ये वी ओवर 2L है। अब इसका हम लोग इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसको और एफ ओ को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो एफ सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 4L की जगह हम लिख देते हैं वी डिवाइडेड बाई 2L, और 2 अलहदा से लिख लेते हैं। अब इसको देखें, ये 2 यानी कि 2 तो अलहदा ही रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, वी ओवर 2L की जगह हम लोग लिख लेंगे एफ ओ, यानी ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी। अब देखें, अब इससे अगर हम लोग एफ ओ निकालना चाहें तो वो हो जाता है 2 इंटू एफ सी, यानी क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आंसर है, 2 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। Question 11. If the amplitude of a wave is doubled, then its intensity is doubled, halved, quadrupled या 1/4. देखें, I hate such questions which are not taught in book and are asked in exam. ये चीज़ ना पढ़ाई गई है ना बताई गई है। आपको मैंने एक थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में इंटेंसिटी समझाया था, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी आई। फिर भी नहीं समझ आती, अंग्रेज़ी मुश्किल है। देखें, ये वेव ट्रैवल कर रही है और पूरा घूम घूम के आ रही है। इसके बिल्कुल सामने इस तरह का एक स्क्वायर एरिया रख दिया जाए कि 1 मीटर इस तरह और 1 मीटर इस तरह, तो ये 1 मीटर स्क्वायर मीटर का यूनिट एरिया बन जाता है। तो जो वेव आ रही है वो कितनी एनर्जी यूनिट एरिया में डालती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, और वो डिपेंड करती है इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। ये देख रहे हैं ना, वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। क्यों, क्योंकि एक दफ़ा इस तरफ है जिस तरह ग्रीन में नज़र आ रही है, और एक तरफ ऊपर भी है, तो ये इन्होंने मल्टीप्लाई होना होता है। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, देखिए क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का है कि डबल हो रहा है, तो 2 टाइम्स ए का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी क्वाड्रुपल हो गया है इनिशियल उसके। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12. A sound source is moving towards stationary listener with 1/10 of the speed of sound. The ratio of apparent to real frequency is, 4 ऑप्शंस गिवन है। ये डॉपलर का सवाल है, जिस तरह मैंने असाइनमेंट 8.6 में समझाया था। देखें, ये एक एम्बुलेंस है और ये एक स्टेशनरी जो है लेडी है। तो इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, इस वेलोसिटी ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड है इस टाइम पे, वो है वी। और जो एम्बुलेंस की स्पीड है, ए से डिनोट किया जाता है उसको, तो वो है, क्वेश्चन में बता दी कि 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि 1/10 ऑफ वी जो स्पीड ऑफ साउंड है। तो हम लोगों ने पूछा क्या गया, रेशियो अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारी रियल फ्रीक्वेंसी एफ, जो कि ये इससे जनरेट हो रही है एम्बुलेंस के इस सायरन से। और जो लेडी ऑब्जर्वर है उसको जो नज़र आ रही है उसको कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। वो कुछ इस किस्म की नज़र आ रही है, ज़ाहिर है, क्योंकि जब ये आगे की तरफ मूव कर रही है, इन दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा हो ना, तो फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट होती है वो बढ़ जाती है। ये देखिए कंप्रेस हो रही है साइड वे। तो हमें मालूम क्या करना है, रेशो ऑफ अपेरेंट यानी ये वाली टू द रियल फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फार्मूला मैंने आपको सिखाया था असाइनमेंट 8.6 में, वही है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को मालूम करना हो तो उसको रियल फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे v बाय वी लिख लेते होते हैं। और कौन सी चीज़ मूव कर रही है यहाँ पे, गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है,
तो हम लोगों ने कहा था अगर एक गाड़ी होती है, बंदा उसके ऊपर होता है, जब भी कभी गाड़ी जो कि नीचे है वो मूव करेगी तो इक्वेशन का नीचे वाला हिस्सा चेंज होगा, और अगर बंदा मूव करेगा या बंदी मूव करेगी तो इक्वेशन का ऊपर वाला हिस्सा मूव करेगा। अभी हमारा नीचे वाले हिस्से के अंदर तब्दीली आनी है, और क्या तब्दीली आनी है? ए ए इसके अंदर आना है। अब ए ने प्लस होना है या माइनस होना है, बस सिर्फ ये थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होता है। देखें, जब इसकी तरफ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट वाले की बढ़ रही है, इसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है बनस्बत एक्चुअल के, लिहाजा ये जो नंबर है v डिवाइड बाय v, और ये जो a है, इसका 1 से बड़ा नंबर हो आना चाहिए वैल्यू इसका आंसर, तभी तो ये जब f से मल्टीप्लाई होगा तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इसके ज़्यादा होने के लिए 1 से ज़रूरी है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, लिहाजा v में से a को माइनस कर देंगे। तो अब इसको अब देखें, अब हम लोगों ने f जो पेरेंट है डिवाइडेड बाय f करें तो वो हमारे पास बन जाता है v डिवाइडेड बाय v माइनस ए। इसमें वैल्यूज डालते हैं, लेकिन पहले v डिवाइडेड बाय v माइनस, और a की जगह क्या है? v/10 डाल दिया। अब इसमें से नीचे वाले में से v को कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर v है और नीचे v कॉमन लेने से अंदर आ गया 1 माइनस 1/10। v और v कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बच गया 1 और नीचे आ गया 1 माइनस 1/10 से 9/10। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10/9। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।